स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित ROARO 2016 मेंस परीक्षा जो 22 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2020 का सूत्र वाक्य यानी थीम क्या था? ऑप्शन आपके सामने ए है पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, बी है पर्यटन एवं नौकरियां, सी है पर्यटन एवं डिजिटल परिवर्तन, डी है सुलभ पर्यटन। आपका आंसर है पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार 27 सितंबर 2020 को मनाया गया और इसका ध्येय वाक्य या थीम या सूत्र वाक्य क्या था? पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। जो विश्व पर्यटन दिवस है इसकी शुरुआत UNWTO द्वारा 1980 में आधिकारिक रूप से की गई। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम चाहे वो आरओ हो, पीसीएस हो, उसमें प्रश्न आ सकता है क्योंकि सितंबर 2020 का प्रश्न है ये। तो पर्यटन एवं ग्रामीण विकास थीम थी। अगला है, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? यहाँ पे बृहत झील यानी ग्रेट लेक्स की बात कर रहा है। आपको बता देते हैं ग्रेट लेक्स में सबसे अधिक जो विकसित है वो इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है। ग्रेट लेक्स के चारों तरफ कौन विकसित है सबसे ज्यादा? इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। अगर यहाँ के कुछ जगहों के नाम देखना चाहें तो जैसे डुलथू है, क्वीलैंड है, यंग टाउन है, बफेलो है, मिलवाउकी है, इस तरह के इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग इसके आसपास पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, बृहत झील के आसपास अगर सर्वाधिक विकसित उद्योग कोई पूछता है तो आपको इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग आंसर लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती? काली कपास मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। आप जानते हैं स्वतः जुताई वाली काली कपास की जो मिट्टी होती है एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। कैसी? स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। ठीक है, स्वतः अगर भारत की बात करें तो दक्कन के पठार में इसका विस्तार सर्वाधिक है। तो काली कपास जो मिट्टी है किस नाम से जानी जाती है? किस अन्य नाम से? रेगुर के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे आदिवासी दिए हैं, यहाँ पे उनकी अवस्थिति दी है, भील, गोंड, लिम्बूस और कोनियाक। ठीक है, ये सब आदिवासी दिए हैं और आपको मिलाना है कि ये कहां पे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भील जो है, भील आपके रहते हैं राजस्थान में। राजस्थान की आदिवासी जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो भील हो गया, यहाँ पे और आप लिख सकते हैं जैसे मीणा हो गया, मेव हो गया, मेवाट हो गया, पटेलिया हो गया, यही सब आदिवासी जनजातियां यहाँ पे रहती हैं। पटेलिया हो गया, सहारिया हो गया, बहुत सारी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो भील आदिवासी कहाँ अवस्थिति है? राजस्थान में अवस्थिति है। उसके बाद पूछ रहा है गोंड की जो अवस्थिति है वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। यानी अगर आप उत्तर अगर मिलाएंगे तो ए के सामने आपको क्या लगाना है? 2 और बी के सामने आपको 3 लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं मैंने गोंड मिलाया ही है। इसके बाद अगरिया है, मुड़िया है, बैगा है, कोरकू है, ये सब जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। उसके बाद बात करते हैं लिम्बूस की। लिम्बूस जो है वो सिक्किम में, लिम्बूस जनजाति जो है वो कहाँ पे निवास करती है? सिक्किम में। सिक्किम में और आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भूटिया जनजाति यहाँ पे निवास करती है, लेपचा है, लेपचा जनजाति है, तमांग जनजाति है, ये सब बहुत प्रसिद्ध जनजातियां हैं। और यहाँ पे एक और आप बढ़ा लीजिएगा, क्या? लिम्बूस। तो ये सब जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। और लास्ट में बचा कोनियाक। तो कोनियाक के लिए आप जान ही रहे हैं नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड की अगर और जनजातियों की हम बात करें तो नागा है, कोन्यक है, अंगामी है, ये सब जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। तो अगर अब हम मिलाने पे आ जाएंगे तो ए के सामने हमको क्या लगाना है? 2, बी के सामने 3 लगाना है, सी के सामने 4 लगाना है, डी के सामने 1 लगाना है। तो 23 41 आ जाएगा। यहाँ पे हम आंसर मिलाएंगे और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही था। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ध्यान से सबसे पहले आपको देखना है, पूछ रहा है आर्मेनिया। यहां पे लिखा हुआ है कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। आर्मेनिया है, मोंटेनिग्रो है, बोत्सवाना है, इथोपिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं आर्मेनिया जो है एशिया का एक देश है। कहां का है? एशिया का एक देश है।
एशिया का देश है, इसकी राजधानी अगर हम देखें तो एरेवान इसकी राजधानी है, आर्मेनिया की एरेवान राजधानी है। एशिया का देश है आर्मेनिया, क्या राजधानी है? एरेवान, यहां पे लिख लीजिएगा, एरेवान इसकी राजधानी है। दूसरा नंबर आता है मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो जो है ये दक्षिणी यूरोप का एक देश है। मोंटेनिग्रो किसका है? दक्षिणी यूरोप का एक देश है, ध्यान रखिएगा। और मोंटेनिग्रो जो है इसकी राजधानी जो है पोडगोरिकर है, पोडगोरिकर, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका का एक देश है, कहां का? अफ्रीका का देश है। गैबरोन इसकी राजधानी है, क्या राजधानी है? गैबरोन इसकी राजधानी है। इथोपिया की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका का देश है, या आप कह सकते हैं अफ्रीका का देश है एक, तो पूर्वी अफ्रीका में एक देश है। आदिस अबाबा इसकी राजधानी है, आदिस अबाबा। अब आपको बताते हैं कौन सा ऐसा देश है जो चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। इसमें एक देश ऐसा है, सबसे पहले आप ये समझिए कौन कौन से ऐसे देश हैं जो स्थलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आते हैं कौन कौन से देश स्थलों, ठीक है। तो एक देश ऐसा है मोंटेनिग्रो, अभी इसकी लोकेशन आपको हम दिखाते हैं। मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो जो देश है ये एड्रियाटिक सागर के, अगर आप देखेंगे तो इटली इस तरह से है, यहां पे एड्रियाटिक सागर है, यहां पे मोंटेनिग्रो है, ठीक है। तो ये एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। बाकी आर्मेनिया हो गया एशिया का देश, और बोत्सवाना हो गया जो अफ्रीका का है, पूर्वी अफ्रीका को इथियोपिया, ये सब स्थल से घिरे हैं। अब यहां पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 1, 3 और 4, यानी केवल मोंटेनिग्रो को छोड़कर सभी जो हैं स्थल से घिरे हैं। लेकिन ऑप्शन में 1 और 3 है, 2 और 3 है, कहीं भी 1, 3 और 4 नहीं दिया है, तो हमको 1 और 3 आंसर यहां पे लगा देना चाहिए था, सबसे सुटेबल आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3, क्योंकि 4 नहीं है तो जो चीज मैच कर रहा है वो हमको लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें वान जो है जर्मनी का एक नगर है, कहां का? जर्मनी का। और ये कायरा आप जान ही रहे हैं मिस्र का देश है, अफ्रीका का एक देश है। और न्यूयॉर्क जो है ये भी आप जानते हैं यूएसए का एक देश है। ऐसे वियना आप जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कहां की? ऑस्ट्रिया की। अब ये पूछ रहा है कि नदी के किनारे स्थिति, वान राइन नदी के किनारे स्थित है कि नहीं स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो वान राइन नदी किनारे बिल्कुल सही है। काहिरा नील नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे सही है। वियना वोल्गा यही गलत है, क्योंकि वियना जो है वोल्गा नदी किनारे न होकर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे पर वियना बसा हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है और पूछा है सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे सूची 1 है कोयला खदान दिया है, सूची 2 भारत के राज्य दिया हुआ है। यहाँ पे दिए हुए हैं आपको ABCD और उसके आधार पर आपको कूट का चयन करना है, कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है झिलमिली। झिलमिली कहाँ की कोयला खदान है ये आपको बताना है। झिलमिली जो है छत्तीसगढ़ की कोयला खदान है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। झिलमिली छत्तीसगढ़ की कोयला की खदान है। यहां पे अगर कोयला की खदान की बात करें तो कोरबा भी एक कोयला खदान है छत्तीसगढ़ में। क्या है? कोरबा। दूसरा है विश्रामपुर, छत्तीसगढ़ में ही विश्रामपुर है। झिलमिली है, ये सब कोयला खदान है। तो झिलमिली आपका मैच हो गया, तो आपका झिलमिली हो गया कहां पे? छत्तीसगढ़। यानी ए का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। जहां जहां होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद करणपुरा आता है। करणपुरा जो है वो झारखंड का एक क्या है? कोयले की खदान है करणपुरा। करणपुरा कहां की है? झारखंड की। झारखंड में कौन कौन से हैं? चंद्रपुरा है, चंद्रपुरा है, एक आप देख ही रहे हैं करणपुरा है, झरिया है, झरिया है कोयला की खदान, झरिया है। रामगढ़ कोयले की खदान भी कहां पे है? झारखंड में है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चंद्रपुरा हो गया, झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया, करणपुरा हो गया, ये सब झारखंड के क्या है? कोयला खदाने हैं। अब आता है रामपुर हिमगिरी। रामपुर हिमगिरी जो है उड़ीसा की एक कोयला खदान है। कहां की? उड़ीसा की। उड़ीसा की और अगर खदानों की हम बात करें तो तलचर है। तलचर जो वो कोयले की खदान है, उड़ीसा में स्थित है। सुंदरगढ़ है यहीं पे, सुंदरगढ़ कोयले खदान बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिमगिरी है,
रामपुर हिमगिरी पूरा नाम है इसका, तो ध्यान रखिएगा। अब बचा सोहागपुर। सोहागपुर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सोहागपुर कोयले की खदान कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो बड़े फेमस है, जैसे सिंगरौली है, सोहागपुर है, उमरिया है, यहाँ की कोयले खदानें हैं। तो आपका आंसर इस हिसाब से हो जाएगा ए का 3, उसके बाद बी आता है, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2, यानी 34 12 जहां पे आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में दिया सूची और सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिए हैं और यहाँ पे भारत के राज्य दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोयला क्षेत्र जिसमें रणजीत घाटी, तंदूर, बयोरा, ललमटिया। तो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको चलते हैं रणजीत घाटी की बात करते हैं। तो रणजीत घाटी कहाँ का कोयला क्षेत्र है? सिक्किम का। रणजीत घाटी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है तंदूर। तंदूर जो है तेलंगाना का एक कोयला क्षेत्र है। उसके बाद आता है बयोरा। बयोरा कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक कोयला क्षेत्र है। और ललमटिया झारखंड का कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर हम मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1 जहां पे होगा 2 3 4 1, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो रणजीत घाटी कहां का हो गया? सिक्किम का, तंदूर तेलंगाना का, बयोरा महाराष्ट्र का, ललमटिया झारखंड का है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, बयोरा है, बल्लारपुर है, यवतमाल है, ये सब महाराष्ट्र के कोयला क्षेत्र हैं। लेकिन यही आप नॉर्मली याद कर लीजिएगा क्योंकि मेंस का पेपर है, तो आप इसको नॉर्मली याद कर लीजिए। प्रीलिम्स इस बार हो सकता है इन सबसे प्रश्न पूछ ले। प्रश्न नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पे पूछ रहा है इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। सबसे पहले आपको बता दें ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पे 500 शहरों को रखा गया है। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है अमृत योजना देश भर में 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि केवल 2 सही है, एक गलत है। तो केवल एक नहीं होगा, केवल 1 2 नहीं होगा, ना तो 1 ना तो 2 होगा, केवल 2 होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादक था? आपको सबसे पहले बता देते हैं सीमेंट के उत्पादन के बारे में। जो सीमेंट के उत्पादन 2018-19 की बात की जा रही है वो 337.82 मीट्रिक टन था। कितना था? 337.82 MT यानी मीट्रिक टन था। 2020 की अगर बात करें तो यही बढ़कर 550 मीट्रिक टन हो गया है। 2020 की बात कर रहे हैं, ये 2020 की बात है। अगर अब नया प्रश्न आता है 2020 का तो ये आप लगाएंगे 550 मीट्रिक टन हो गया है। अगर हम देखें इसमें अच्छा, जो सीमेंट उत्पादन है उसमें 98% निजी क्षेत्र का है। अगर प्रति व्यक्ति भारत में उत्पादन हम देखें 2020 के आधार पर तो 235 केजी प्रति व्यक्ति हो गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा राज्य था जो 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? आपको बता देते हैं सबसे पहले उत्तर आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक था। आंध्र प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो राजस्थान का आता है। तो सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश लिखेंगे, फिर राजस्थान लिखेंगे, उसके बाद आपको कर्नाटक लिखना होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश लिखना होगा, उसके बाद गुजरात लिखना होगा। 1 2 3 4 और 5 क्रम आपके सामने है। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन, उसके बाद आपका हो गया राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद आपका हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो गया गुजरात। प्रश्न नंबर 11, यहां पे पूछा है प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकातोआ निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? क्राकातोआ आपको बताते हैं रकाता द्वीप इंडोनेशिया पर स्थित है। क्राकातोआ आप जानते ही इंडोनेशिया बहुत बार याद किए होंगे, रकाता द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया किस द्वीप पर? रकाता द्वीप पर। कभी कभी डिटेल में जाता है तो थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ सकता है, तो रकाता द्वीप आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? आपको बता देते हैं जैव उर्वरक के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है ब्लू ग्रीन एल्गी प्रयुक्त होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइनोबैक्टीरिया।
तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, आप आंसर लगा सकते हैं। जबकि विषाणु जो है जैव उर्वरक के रूप में नहीं प्रयोग होता है, कवक भी नहीं प्रयोग होता है, प्रोटोजोआ भी जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो आपको बता देते हैं जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। इसकी जो स्थापना की जाती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाती है। 3 जीरो है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाती है। ठीक है, भू स्थिर कक्षा में इनकी अवस्थिति होती है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। इसमें पूछा है सूची 1 में कौन सा अम्ल उपस्थित है, और यहाँ पे दिया है सिरका में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फास्फेट। तो आपको बताना है कैल्शियम फास्फेट उपस्थित है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित है या एसिटिक एसिड उपस्थित है या लैक्टिक एसिड उपस्थित है। तो आपको बताते हैं कि जो सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड होता है। सिरका में कौन सा एसिटिक एसिड होता है, यानी ए का 3 आपको लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक एसिड, यहाँ में सिरका में उपस्थित अम्ल तो एसिटिक एसिड होता है। दूध का खट्टा होना, दूध के खट्टे होने में आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड होता है, तो दूध का खट्टा बी का आप लगा सकते हैं यहाँ पे 4। उसके बाद हड्डियों में उपस्थित, हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है। हड्डियों में क्या उपस्थित होता है, कैल्शियम फास्फेट, यानी सी का 1 आप लगाएंगे। और डी का लास्ट में बच रहा है आमाशय में जो रस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। HCl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है 0.95 से 1.5 तक होती है पीएच वैल्यू। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू होती है 0.9 से 1.5 तक होती है। तो यहाँ पे 34-12 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 34-12 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। स्थान दिया है, कार्य दिया है। यहाँ पे काकरापार दिया है, पोखरण दिया है, तुम्बा श्री हरिकोटा दिया है। और आपको बताना है सुमेलन किस काकरापार क्या है। आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट काकरापार में है। क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापार में क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यानी ए के सामने आपको 3 लगाना है। यहाँ पे जो जहां 3 देखिए, यहाँ पे 3 जगह दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं कोई भी। उसके बाद पोखरण, पोखरण में आप जानते हैं पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है, बम विस्फोट के लिए। यहीं पे तो 98 में परीक्षण किया था अटल बिहारी ने। तो बी के सामने आप 1 लगा सकते हैं। उसके बाद थुम्बा है। थुम्बा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है अगला थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। तो रॉकेट प्रमोशन केंद्र 2 पे दिया है, तो यानी सी के सामने आपका 2 लग जाएगा। उसके बाद लास्ट में बच रहा है श्रीहरिकोटा, तो बी का उपग्रह प्रमोशन केंद्र है, तो यहाँ पे लग जाएगा डी का 4। यानी 31-24 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 31-24 यहाँ पे सी आंसर है। 312 एबीसीडी के सामने जो है वही 3124 है, तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लीजिए, काकरापार क्या है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। पोखरण क्या है, परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा क्या है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। श्रीहरिकोटा क्या है, उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। दोनों में अंतर है, थुम्बा रॉकेट प्रमोशन का केंद्र है जबकि श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। यहाँ सा लिखा है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं। एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो पहला कथन है, दूसरा कारण है। उस आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो एक खुला तंत्र होता है। एक क्या होता है, विवृत तंत्र होता है, जिसको खुला सिस्टम कहते हैं, खुला ओपन सिस्टम बोलते हैं, खुला तंत्र होता है। इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ पे लिखा होता है एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो गलत है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जैविक और अजैविक के बीच अंतःक्रिया होती है। मतलब जितने भी अवयव होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे जितने विविध अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर ऐसा होता तो सही होता है। निर्भर नहीं है, गलत है, क्योंकि जैविक और अजैविक के बीच अंतःक्रिया होती है, ये आप जानते हैं। अगला है, मानव की क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल पॉइंट सही है कि मानव की क्रियाओं से वातावरण प्रभावित, चाहे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप जान सकते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ए सही है और ए गलत है और आर क्या है, सही है। ए गलत है और आर आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है, रेडियो धर्मिता
के संदर्भ में निम्नलिखित रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है। रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, पहले देखते हैं। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल पॉइंट सही है, कोई गलती नहीं है, नाभिकीय गुण होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अच्छा, नाभिकीय सिद्धांत के विखंडन पर क्या होता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु हाइड्रोजन बम नहीं बनाया जाता, बल्कि परमाणु बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम जो है वो बनाया जाता है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। किस पे? नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित, ठीक है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे परमाणु बम बनाए जाते हैं, ना कि हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया से बनाए जाते हैं। तो पॉइंट 2 गलत है, एक सही है। तो केवल एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनाया जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम। यहाँ पे लिखा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहा है? मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता, केवल के और विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण ही हमारी बॉडी करती है। बाकी जितने विटामिन हैं उनका संश्लेषण हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, बल्कि विटामिन ए जो होता है उसको थोड़ा सा संरक्षित रखने में काम करती है। के और डी का संश्लेषण केवल हमारी बॉडी करती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कथन आपका गलत हो गया। अगला है, कारण क्या है? शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए गलत है किंतु आर सही है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? सबसे बता देते हैं, पल्लव शासक थे। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे। नरसिंह वर्मन प्रथम थे जिन्होंने लंका के राजकुमार बाणवर्मा को सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की गद्दी दिलाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी थी और सिंघल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। 20 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, चलिए देखते हैं। 20 बी आंसर आपका हो जाएगा चालुक्य का राजा कुमारपाल। देखिए यहाँ पे प्रश्न किस तरह है ये आप पहले समझिए, उत्तर आपको पहले इसलिए बताएं। निम्नलिखित में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहां भेजा था? काशी क्षेत्र यानी बनारस भेजा था। जयचंद्र सूर्य की एक कृत है कुमारपाल चरित, उसके अनुसार कुमारपाल जो राजा कुमारपाल था उसने अभक्ष नियम स्वीकार किया था, जिसमें क्या होता था? पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी जाती थी। मतलब जो पशु हत्या थी, पशु बलि थी, उसको निषिद्ध कर दी गई। इसको रोकने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, ठीक है, ताकि वो वहां पे जाए, कुछ देर शांति मना के आए और यहाँ पे आकर पशुओं पर क्रूरता रोकी जा सके। प्रश्न नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिंद क्षेत्र, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन ए है और कारण आर है। तो बिंद क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। आर है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है। तो हाल ही में एक शोध पत्र जारी हुआ था जिसमें कहा गया है कि नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया किसने? बिंद क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग थे, ठीक है। तो पॉइंट 1 बिल्कुल सही है। उसके बाद बात आता है दूसरे पॉइंट का, जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय शुष्कता का चरण था, इसके कारण उन्होंने गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो कारण और कथन दोनों सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? जैनुल आबदीन ने 1420 से 1470 तक शासन किया था। 1420 से 1470 तक शासन किया था कश्मीर पर, ठीक है। इनके उदार चरित्र के कारण इनको कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर। किसको बोलते हैं? जैनुल आबदीन को। इनके बचपन का नाम शाही खां था,
यानी डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्या नाम था? शाही खान। कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं जैनुलाब्दीन को, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाएं हैं। चाकन के किले पर विजय। तो सबसे पहले बता देते हैं, चाकन के किले पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की थी 1647 ईस्वी में। उसके बाद अफजल खां का प्रकरण जो हुआ था वो हुआ था 1659 में, 1659 में। ये आपको याद होगा, बड़ा फेमस है अफजल खां का प्रकरण जो है। मुगलों से मतभेद प्रारंभ कब हुआ था? तो 1660 के आसपास मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ था। सूरत पर आक्रमण और सूरत को रोकना 1664 की बात है। अब आपको क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला 47 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 59 है, सही है। 3 है, 4 है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आंसर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ पे पूछ रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कब, 1576 में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर खान था। ऑप्शन बी, हकीम सूर खान था। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? पूछा किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया। आपको इसमें थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि 12 जनवरी 1924, कब? 12 जनवरी 1924 पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा थे। इन्होंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया। बाद में गोपीनाथ साहा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बाद में गोपीनाथ साहा को गिरफ्तार कर लिया गया और मार्च 1924 में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया? तो 12 जनवरी 1924 को गोपीनाथ साहा ने प्रयास किया था। बाद में इनको इसके लिए पकड़ लिया गया और मार्च 1924 में इनको फांसी दे दी गई इस कार्य के लिए। प्रश्न नंबर 26 यहां पे पूछा है, विद्रोह है, आंदोलन दिया है, उसका वर्ष आपको मिलाना है। तो आपको सबसे पहले तेभागा आंदोलन दिख रहा है, तो तेभागा आंदोलन 46-47 में हुआ था। यानी ए के सामने अगर ये डी ऑप्शन होता तो बिल्कुल सही होता, यानी ए के सामने आपको 4 लगाना है। उसके बाद दूसरा है मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यानी बी के सामने आपको 3 लगाना है। पावना कृषक विद्रोह, पावना जो हुआ था 79-80 में हुआ था, 1879-80, मतलब सी का 2 मैच कर रहा है और डी का फिर 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 जहां पे ऑप्शन होगा वहीं पे मैच होगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 के सामने आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? सबसे पहले देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये पॉइंट सही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो मराठा जो है देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ये भी पॉइंट सही है, और इसीलिए वो देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। यहां पे अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? लेखक संपादक यहां पे दिए हैं, यहां पे अखबार और पत्रिका दी हुई है आपके सामने। तो यहां पे देखिए, अरबिंदो घोष द्वारा वंदे मातरम निकाला गया कि नहीं निकाला गया? बिल्कुल सही है, निकाला गया था। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सत्याग्रह नहीं निकाला गया था, बल्कि सत्याग्रह जो समाचार पत्र था वो महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा निकाला गया था 1919 में।
तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है, और यहाँ पे महात्मा गांधी यंग इंडिया ये भी सही है। तो ये सही है, सत्याग्रह गांधी जी का था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 241 के तहत किया गया है कि किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, चाहे वो केंद्र शासित हो चाहे राज्य हो, के लिए उच्चतम न्यायालय गठित कर सकती है। ठीक है, तो 241 बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगला है प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, और 30 में है, यहां पे पूछ रहा है, दो कथन दिए, एक फिर से अभिकथन है और कारण दिया गया। तो अभिकथन पढ़ते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, क्या ऐसा कुछ है? सही है कि गलत है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि एक ये क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, 6 वर्ष कार्यकाल होता है, जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये कभी विघटित नहीं होती है। एक क्या है, स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन कभी नहीं होता है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, यही तो हम भी बोल रहे थे, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। दोनों पॉइंट सही है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया है? आपको बताना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। एक चीज आपको बता देते हैं यहां पे जरा, कि 9 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पारित हो गया, और 9 दिसंबर को ये लोकसभा से पारित हो गया, और 11 दिसंबर को ये राज्यसभा से पारित हो गया, और बाद में क्या बन गया, ये लोकसभा से 9 दिसंबर को पारित हुआ है, राज्यसभा से कब, 11 दिसंबर को पारित हुआ है। तो यहां पे आपका आंसर है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। अगर 9 दिसंबर होता तो भी आप 11 दिसंबर ही लगाते, क्योंकि पहले जो है वो लोकसभा में पास हो गया था, उसके बाद राज्यसभा में होने के बाद ही वो विधेयक बनता, तो इसलिए आपको 11 दिसंबर ही आंसर यहां पे लगाना था। प्रश्न नंबर 32 पूछ रहा है, अधिनियम और संशोधन कब कभी हुए हैं? यहाँ पे देखिए 94वां संविधान संशोधन है, किसका, संविधान का 94वां संविधान संशोधन है। आपको बता देते हैं 94वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 2006 में, और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था, यानी आपका ऑप्शन ए के सामने जो दिया है 164 में संशोधन अधिनियम 2006, तो आपका ये बिल्कुल सही है। अगला है संविधान का 95वां संविधान संशोधन। 95वां संविधान संशोधन जो है वो 2009 में हुआ था, अनुच्छेद 334 में संशोधन के लिए। कब, 2009 में, बिल्कुल सही है। उसके बाद संविधान का 96वां संविधान संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित था, 2011 में हुआ था। 103वां जो संविधान संशोधन था अनुच्छेद 15 से संबंधित था, उसमें संशोधन किया गया। कब, 2019 में संशोधन किया गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 सभी सही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है यहां पे सीधे सीधे। प्रश्न नंबर 33, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर 2020 में रहा है। ये आपको ऐसे ही बता देते हैं, सीधे सीधे आंसर जान जाइए आप। जो इसका रहा है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, तो यहां पे अगर करोड़ रुपए की बात करें 1,01,05,155 करोड़ रुपए रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न अक्टूबर का है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर पूछा है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही है, इसको आप ऐसे ही उत्तर के हिसाब से मैंने बता दिया, इसकी डिटेल हम नहीं देंगे, बाद में जब पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स तब आपको डिटेल देंगे करंट अफेयर में। ठीक है, तो इसको आप डी लगा लीजिएगा सीधे सीधे, इसमें कोई बहुत वो नहीं करना। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा समायोजित सकल आय यानी एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है? सबसे पहले आप ये समझ जाइए, इसके अंतर्गत जो समायोजित सकल आय है, इसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो ब्याज है, आय है, लाभांश है, विदेशी मुद्रा है, स्थापना शुल्क है, मूल्यवर्धित सेवाएं हैं, सारी चीजें आती हैं। तो 1 2 3 जहां पे सभी है, आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ब्याज आ ही जाएगा, आय आ जाएगा, लाभांश आ जाएगा, विदेशी मुद्रा लाभ भी आ जाएगा, फॉरेक्स गेन जिसको बोलते हैं, फॉरेन गेन बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 36, हाल ही में लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछ रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। प्रजाति और फसल पूछा है प्रश्न नंबर 37 में। पूछा है कि कौन सी, जैसे बरुड़ा किसकी प्रजाति है, तो बरुड़ा जो है वो सरसों की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। और रचना जो है मटर की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। अलसी जो है नीलम, बिल्कुल सही है। धान राधे, ये गलत है क्योंकि राधे जो है वो चना की एक प्रजाति है, धान की नहीं है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? यहाँ पे आप इसको उपयुक्त सभी लगा देंगे बिना देखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होती है, सही है। मृदा की उर्वरता जो है वो संरक्षित रहती है, मृदा का क्षरण कम होता है। इन सब के लिए किसका महत्व है? फसल चक्र, ताकि इसीलिए फसल को बार बार बदल कर बोते हैं लोग, ताकि उसकी उर्वरता भी बनी रहे, सब कुछ बनी रहे, न्यूट्रिएंट वैल्यू साफ साफ बनी रहे, ठीक है। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? ठीक है, तो आपको बता देते हैं उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तथा उद्यमों की स्थापना को साधारण या सिंपल बनाने के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की गई। तो यहां पर आपका उद्योग बंधु आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। कठोर और सस्ती जो मौद्रिक नीति को अपनाकर मांग और आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। अतः प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय के रूप में मौद्रिक नीति को हम लाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1875 में हुई थी, ठीक है। कब? 1875 में। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठुमरी जो है भारतीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए। अब पूछ रहा है इसकी उत्पत्ति जो हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्वी भाग में। और ठुमरी एक सुगम और आकर्षक जो है, इसमें शब्द, स्वर, लय इनको सुगम बनाकर गाया जाता है, जिससे ये आकर्षक बन जाते हैं। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा बहू बेगम मकबरा, कौन सा? बहू बेगम मकबरा कहां पर स्थित है? तो एक चीज बता दें, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बहू बेगम मकबरा स्थित है। किसकी? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग आप ये तो जानते ही हैं, उसको NW1 के नाम से जानते हैं, नेशनल वाटरवे के नाम से, 1 के नाम से जानते हैं। प्रयागराज से हल्दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई वही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है। 60 कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है 60 है। इसमें क्या कह रहा है? बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी, यानी अगर 4 बालिकाएं हो जाएंगी तो 20 बालक होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है। लक्ष्मी का जो स्थान है वो सर्वोच्च से 27वां है। कितना है? 27वां है। यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं, कुल कितने बालक हैं? 9 बालक हैं, तो लक्ष्मी के बाद कितनी बालिकाएं होंगी? यहां पे अगर बात करें तो 40 बालक हो गए, 40 बालिकाएं हो गई, 20 बालक हो गए। लक्ष्मी का स्थान कितना है? 27। इसके आगे 9 बालक हैं, तो सीधे के सीधे क्या करेंगे हम? 27 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब कुल बालिकाएं जो कितनी थी? 40 माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 22, यानी आपका आंसर आ जाएगा 22। मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर
के मध्य संबंध है, निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार से संबंध, जैसे मतलब मुंबई से कोलकाता का संबंध है, वैसे मंगलौर के सामने क्या आ सकता है जिससे संबंधित हो सकता है। तो देखिए मुंबई और कोलकाता में क्या संबंध हो सकता है, जैसे मुंबई और कोलकाता का संबंध है, सभी बंदरगाह शहर है, मुंबई और कोलकाता क्या है, बंदरगाह शहर है, तो मंगलौर के साथ कोई बंदरगाह शहर हम लाएंगे तो यहाँ पे कोचीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 यहाँ पे पूछा है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ये तो बड़ा आसान है, आप कर ही लेंगे। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो सबसे पहले प्रयागराज आएगा, प्रयागराज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, भारत में आ जाएगा, भारत कहाँ पे है, विश्व में है, विश्व कहाँ पे है, ब्रह्मांड में है, तो ये हो जाएगा 315-42 यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इसमें कुछ था ही नहीं। किसी निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंस को ये पता नहीं क्या लिखा गया है, जबकि डॉक्यूमेंट को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे के सीधे देखिए यहाँ पे DI को ID लिख दिया गया है, बस इतना ही करना है, यानी मतलब यहाँ पे सीधे सीधे HT हम कर सकते हैं, बाकी यही रहेगा। और बाकी के देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है तो ECN बदल दीजिए, तो यहाँ पे क्या करना है YAD कर देना है, तो ST YAD जिसमें हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ST हो गया YAD हो गया, यही आंसर हो गया। ST YDA किसी में है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे तो ये इतना कट गया, इतना कट गया, URS जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, VRS यहाँ पे U लिख दीजिएगा, ये U है ऑप्शन में, बाकी V है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर, कुछ इस तरह से लगेगा, मतलब पहले के 2 अक्षर आखिरी के 2 अक्षर बदले गए, वो आप लिखने में गलती हो गई है। निम्नलिखित में एक श्रृंखला को पूर्ण करना है आपको और बताना है क्या सही है। यहाँ पे देखिए श्रृंखला अगर पूर्ण करें तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और 6 अगर 8 करें तो 14 हो जाएगा, 8 + 12 करें तो देखिए यहाँ पे इस तरह 2 + अगर हम 4 करते हैं तो 6 बन रहा है, 6 + अगर 8 करें तो 14 बन रहा है, तो 2 आया, 6 आया, 14 आया। इसी तरह अगर हम 14 + 12 करें तो 26 आ रहा है। इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं 26 + 12 बढ़ जाएगा 16, मतलब हो जाएगा 42, तो अगला 42 आ जाएगा। 42 के बाद भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तो 42 + 16 4 20 यानी कितना हो जाएगा ये 62, तो यहाँ पे 62 है, यानी आपका 42 आंसर सही है, तो 42 आपका आंसर लग जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, कितना 562 डेज बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो देखिए मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है सबसे पहले। उसकी बहन कितनी बड़ी है, अगर बहन को हम जोड़ ले इसमें तो कितना हो जाएगा 75 सप्ताह, मतलब 75 × 7 हो जाएगा। अगर 75 × 7 हम करते हैं तो आ जाएगा कितना 525, तो 525 और 562 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1087 दिन, मतलब ये दोनों ये और ये दोनों जोड़ लिए 1087 दिन आ जाएगा। 1087 को अगर आप 7 से भाग दे दोगे तो सीधे के सीधे आप देखेंगे कि मात्र 2 शेष बच रहा है। जब 2 शेष बच रहा है तो पूछ रहा है मेरी बहन का जन्म मंगलवार हुआ था, तो मंगलवार को हुआ था, 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 2 दिन मंगलवार से घटाइए तो सोमवार रविवार, यानी रविवार को उसका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे आंसर आपका रविवार लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 562 दिन बड़ा है, 562 सीधे सीधे लिख लिया, यहाँ पे 75 सप्ताह बड़ी, 75 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, क्योंकि ये दिन है तो इसको भी दिन बना लिया, तो 525 आ गया, दोनों जोड़ा 1087 आ गया। इसको सप्ताह में बदल दिया, क्योंकि 7 दिन बाद वही रिपीट, जैसे संडे पहले दिन होगा तो अगले दिन 7 दिन बाद संडे आएगा, तो 2 दिन बच रहा है। तो चूंकि मंगलवार को जन्म हुआ था तो पीछे चले गए सोमवार और रविवार, तो रविवार को जन्म हो गया। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने है, लिखा है निम्नलिखित तालिका में लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लुप्त अंक आइए ज्ञात कर लेते हैं, कैसे ज्ञात होता है लुप्त अंक देखते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में कि ए दिया है, सी दिया है, बी दिया है, फिर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, यानी ए होना चाहिए, यानी एक ए आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है, और कोई में ए है नहीं। अब एक
ध्यान से थोड़ा सा, मतलब अगर आप कहें तो रीजनिंग से बाहर जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है तो क्या किया जाए। बाकी अगर कोई किसी और अकल से इसको लगा सके तो बता सकते हैं आप लोग आंसर। यहाँ पे देखिए 19, अगर विकर्णता हम इसको देखते हैं 9 और 19 मिलाकर यहाँ पे 28 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 19 मिलाकर यहाँ पे देखिए 23 हो रहा है, ये 23 आ रहा है, 19 4 23 हो रहा है, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, क्योंकि आंसर मैच कर रहा है इसलिए यही आंसर होगा। आयोग ने भी यही आंसर माना था। तो आप इसके हिसाब से अलग कोई अगर विधि निकाल सकते हो निकाल लीजिए, जो मुझे निकालने में आया वो यही आया, क्योंकि मैं मैथ रीजनिंग का टीचर तो हूं नहीं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? आपको लुप्त संख्या बतानी है कि लुप्त संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 53 आप लोगों को लगाना चाहिए ये। देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि सभी का स्क्वायर माइनस सीधे सीधे हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले में अगर आप देखेंगे तो 2 का अगर हम क्यूब कर दें माइनस 2 का स्क्वायर कर दें तो जो आएगा 8 माइनस 4 बराबर 4 आएगा। ऐसे अगर हम अगले प्रश्न पे बढ़े तो 4 का क्यूब कर दें माइनस 4 का स्क्वायर कर दें तो 64 माइनस 16 यानी हो जाएगा 48। यही तो होगा 48, होगा कि नहीं होगा? 48 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं। जैसे 2 का क्यूब माइनस 2 का हो गया तो यहाँ पे एक और कर लीजिए, 3 का क्यूब माइनस 3 कर लीजिए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 18। इसी क्रम में चल रहा है ना, तो 4 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 48 आ गया, फिर एक और मन करे आप देख लीजिए 100 भी आ जाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कर लीजिए, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 माइनस 25 बराबर 100 हो जाएगा, तो 100 आ गया, अगला सही हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा। समझ में आया? केवल क्या करना है, यहां पे जैसे 4 है तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर आपको कर देना, फिर 18 कैसे आ रहा है ये आपको देखना है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर कर देना, फिर 4 का क्यूब कर देना है आपको। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आंसर आता जाएगा। प्रश्न नंबर 54 राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में किन संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था? यहाँ पे आप समझौता या संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। किन समझौतों या संधियों से अलग हुआ था, ये प्रश्न है। प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं, जरा देख के। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में किन संधियों और समझौतों से अलग हुआ था? तो ये प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक तो ट्रंप के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान परमाणु समझौता बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, इससे भी अलग हो गया था। उसके बाद पेरिस संधि से भी अलग हुआ था, मुक्त आकाश संधि से भी अलग हो गया था। इसके बाद मानवाधिकार परिषद से भी अलग हुआ था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अलग हुआ था। इन सब कई मुद्दों से ट्रंप के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका अलग हो गया था। तो यहाँ पे आप 1 2 3 सभी लगा सकते हैं, ठीक है, वही आंसर भी होगा ए। 55 भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष का पद किसे सितंबर 2020 में नामित किया गया है? यहाँ पे शेखर कपूर का नाम है, ये आप करंट अफेयर में पढ़े होंगे, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में कौन भारतीय मूल की महिला नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम मंत्री बनी है? तो आपको बता दें प्रियंका राधा कृष्णन जो है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की महिला मंत्री बनी है, ठीक है। प्रियंका राधा कृष्णन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है, भारतीय मूल की है, पहली भारतीय मूल की महिला है। प्रश्न नंबर 57 भारत के किस राज्य ने हाल ही में फलों और सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है? 16 फलों और सब्जियों पर लगाया था, किसने लगाया था? केरल ने। कितने फलों सब्जियों पे? 16 फलों सब्जियों पे एमएसपी निर्धारित किया है, किसने? केरल ने। प्रश्न नंबर अगला है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के सतह होने की पुष्टि की है? तो सबको से पहले आता है किसने की है? सोफिया ने पुष्टि की है। सोफिया नामक एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा के पर जल होने की पुष्टि की है, ठीक है। ये एक फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है, ध्यान रखिएगा। और सोफिया ने क्या किया है? चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है।
यहाँ पे हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की विजेता ट्रॉफी प्राप्त किया है। 2020 की बात हो रही है। 2020 में पहला स्थान कौन पाया है? 20 में मिला है मेरे हिसाब से किसको? महाराष्ट्र को। 19-20 में महाराष्ट्र दोनों में रहा था, क्योंकि 2018 में हरियाणा रहा था, 2019 में महाराष्ट्र और 20 में भी महाराष्ट्र। तो बिल्कुल यहाँ पे हरियाणा गलत है, यहाँ पे महाराष्ट्र होता तो सही हो जाता, तो ये पॉइंट गलत है। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2021 की मेजबानी कौन करेगा? बात ये यहाँ पे हो रही है। 2020-21 में मेजबानी करेगा, बिल्कुल सही है, हरियाणा करेगा। उसके पहले जो 20 का था वो गुवाहाटी में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो 20 की मेजबानी किया था, किसने किया था? गुवाहाटी ने किया था। तो यहाँ पे केवल 2 सही है आपका। प्रश्न नंबर 60 आपके सामने है, जरा सा 60 को कर लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विज्ञानियों की मंत्री फवाद चौधरी खबर में क्यों रहे? इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान की आलोचना करने के कारण, नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान को पुलवामा का श्रेय देने के कारण, पुलवामा का श्रेय राहुल गांधी को देने के कारण, पुलवामा का श्रेय नरेंद्र मोदी को देने के कारण। बिल्कुल इसमें बी ऑप्शन सही है। नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान को पुलवामा का श्रेय देने के कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी जो है वो पाकिस्तान में खबरों में रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विआतेक ने जीता है। यह ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आप लगा लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर है। ठीक है, इन्होंने यूएसए की सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन 2020 का महिला खिताब जीत लिया है। भारत में जन्मे बोवेल राम कलावन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है ये। सेशेल्स के 5वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं बोवेल राम कलावन। 31 अक्टूबर 2020 को भारत में पहली समुद्री हवाई उड़ान है। निम्नलिखित किस स्थानों में से कहां से उड़ान भरी? ठीक है, तो ये जो उड़ान भरी 31 अक्टूबर 2020 को पहली समुद्री हवाई जहाज जो है, पहली समुद्री हवाई जहाज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, उड़ान भरी है, वो गुजरात के अहमदाबाद से उड़ान भरी है। यह उड़ान साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच संचालित की जाने वाली है। तो प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी आने वाले एग्जाम के 2021 में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है 2018 में इम्फाल में हुआ था। यानी आपको जो आंसर लगाना है ए के सामने 3 लगाना है। इम्फाल में कौन सा? 105वीं विज्ञान कांग्रेस जो हुई थी 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। कहां पे? इम्फाल में। 106वां जो विज्ञान कांग्रेस है ये जालंधर में हुआ था, यानी बी के सामने आपको 4 लगाना है। कब हुआ? कहां हुआ था? जालंधर में हुआ था। कब? 2019 में। उसके बाद अगला है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है 2020 है, बेंगलुरु में हुआ था। कहां पे? बेंगलुरु में। कब? 2020 में हुआ था। तो सी के सामने आपको 1 लगाना है, डी के सामने अब आंसर आपका 2 आ ही गया। तो 108वें जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है 2021 में कहां पे? पुणे में आयोजित की जाएगी। ठीक है, कहां पे? पुणे में। तो 34-12 आपका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2 एंड डी ऑप्शन आपका सही है। फिर से देख लीजिए, 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2018 में है, ये कहां पे हुआ था? इम्फाल में। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 जो हुई थी जालंधर में। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 में बेंगलुरु में, और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में 2021 में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अरब देशों में से किसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं किए हैं? तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, कुवैत ने इजराइल के साथ व्यापार करने हेतु संबंध सामान्य न करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि करने के लिए हस्ताक्षर किया जाता है। ये नहीं, मतलब उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है जिससे संबंध सामान्य हो जाते हैं। तो कुवैत आंसर है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है।
भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला चीन है, दूसरा ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, बाकी 15,106.6 ही है, लेकिन उसको 15,200 किलोमीटर माना जाता है, तो ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, ये गलत है क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इनमें कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट का जो प्रमुख दर्रे है, ताल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, चनकट्टा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे खैबर दर्रा जो है, खैबर दर्रा जो है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो ये जो दर्रा हो जाएगा ये पश्चिमी घाट में नहीं है, बल्कि पालघर जो है, पालघर यहाँ पे पाल घाट है, पाल घाट कोयम्बटूर से कोझिकोड को जोड़ता है। भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है, जबकि जो हमारा थाल घाट, यहाँ पे थाल घाट कर लीजिएगा, एक थाल घाट है, एक पाल घाट है, ये पाल घाट है, ये थाल घाट। तो थाल घाट जो है नासिक से मुंबई, यहाँ पे नासिक से मुंबई, ठीक है। भोर घाट फिर से बता दे रहे हैं, मुंबई से पुणे। और अगला जो है पाल घाट, वो मैंने आपको बता दिया, कोयम्बटूर से कोझिकोड। तो आपका खैबर दर्रा तो साफ साफ आंसर ही दिख रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 पूछा है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण करता है। नगरीकरण औद्योगिकीकरण करता है, बिल्कुल सही है। औद्योगिकीकरण नगरीकरण ही बढ़ावा देता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, इनकी व्याख्या भी करता है, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 69 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए मिशन दिया है या प्रारंभ करने का वर्ष दिया है, तो पहला है राष्ट्रीय संवर्धित है, ये संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में, इसके सामने है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जल मिशन 2011, ये भी सही है। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण केंद्र मिशन, इसको कह सकते हैं केंद्र मिशन है, 2014, ये भी सही है। राष्ट्र सतत कृषि मिशन 2008, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 2 4 दे दिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 70 पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, बिल्कुल ये बात तो सही है। पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीक से किए जाते हैं, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो ए आर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं करता, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 71 में पूछ रहा है, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना दी है और नदी दी है, पूछ रहा है किस नदी पर है। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पे है, तो ए के सामने आपका 3 लग जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो बी का 4 हो जाएगा। पोचमपात जो परियोजना है वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। गोदावरी नदी पर है, कहां पे, गोदावरी, तो सी का 1 हो जाएगा, डी का अपने आप 2 हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3412 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से अभिकथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है। तो अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पंपास की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, शीतोष्ण जलवायु है, फसल और घास उगाने के लिए उपयोगी है, दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। देखिए आरओ के मेंस में कथन कारण बहुत पूछता है, ये ध्यान रखिए। अब वैसे नॉर्मल पेपर जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी खूब पूछने लगा है, तो आप लोग अच्छे से इसको कथन कारण को देख लीजिएगा। नीचे दिए गए 2 कथन है, एक अपकथन है, एक कारण है, आपको लगाना है। तो पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, तो कथन तो सही लग रहा है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कारण तो गलत है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग उर्दू करते हैं, आधिकारिक भाषा तो पंजाबी है नहीं, उर्दू आधिकारिक भाषा है। तो ए सही है, किंतु आर गलत है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 74 आपके सामने है, निम्नलिखित किस राज्य में कोयली, ये कोयली है, कोयाली कहीं पेपर में जब लिखा था तो कोयाली लिखा था इसलिए लिख उठा है, कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। तो आपको बता दें गुजरात में अवस्थित है कोयली, कहां पे, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, यहाँ पे शहर दिए हुए हैं, नदी के तट पर उनकी अवस्थिति दी हुई है, आपको बताना है कौन सा शहर किस नदी के, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, बिल्कुल सही। यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे, यही गलत है क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ना कि कृष्णा नदी, बाकी कोटा चंबल नासिक गोदावरी, तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन और नियॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गोताखोर सांस लेने के लिए किस मतलब सांस लेने के लिए किस युग्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन और हीलियम जो होता है वो गोताखोर प्रयोग करते हैं, जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें हीलियम भी रहता है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बने शराब को बियर कहते हैं, यहाँ पे बियर आप आंसर लगा लीजिएगा, जौ के फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। कब, 18 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं, एक मिनट, पेन नहीं चल रही, जरा चला लें। 18 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वायुसेना प्रारूप नहीं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप, बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। 18 अक्टूबर 2020 को करंट अफेयर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं उपस्थित थी, इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन थी, जिसको नगण्य मानते हैं, अनुपस्थित मानते हैं, तो आंसर आपका ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में किस पौधे से प्राप्त की जाती है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात कर रहा है, किस, तो मलेरिया के इलाज में जो दवा प्रयुक्त होती थी, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा थी किसमें, मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होती थी। एक मिनट, मलेरिया, एक मिनट, किसमें, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती थी, तो सिनकोना से प्राप्त की जाती थी, सिनकोना की छाल से भी आप कह सकते हैं प्राप्त की जाती थी। कोरोना के इलाज के लिए बहुत सारे देशों ने इसका प्रयोग किया, भारत ने खूब उपयोग किया इसका, और अमेरिका को भी दिया था, अमेरिका ने भी प्रयोग किया। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडा रहते हैं, क्योंकि जो श्वेत वस्त्र होते हैं संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वो ठंडा रखते हैं, जबकि गर्म प्रकाश जो है अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से गर्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 82 यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मिलाना है 82, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक के सामने, एक मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ए सही है। एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर पूछ रहा है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल सही है, सी। बेकिंग सोडा का जो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है, बिल्कुल सही है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो ए ऑप्शन, ए के सामने हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3, बी के सामने 1 लिखेंगे, सी के सामने 2 लिखेंगे, डी के सामने 4 लिखेंगे। तो 3 1 2 4 जहां पे होगा 3 1 2 4 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, खोज के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसलिए डायोड की जो खोज हुई थी 1904 में हुई थी, डायोड की खोज 1904 में। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 के आसपास हुई थी, 47 ही लिखा जाता है, जबकि आईसी की खोज हुआ था 1959 में। और एमएसडी जो खोजी गई थी, जो सतह पर लगाया जाने वाला एक अवयव है, 1960 में खोजा गया था। इस हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो आपका बन जाएगा 1960, ये है, एमएसडी 60 में खोजा गया था। तो आपको लगाना है 60 59, यानी सी, कोई ऑप्शन बन रहा है। सबसे पहले तो बी लगा लेते हैं, तो 4 है तो बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद डी सी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं जरा सा। प्रश्न नंबर 84 में पूछा, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर आपको विचार करना है।
और सही कालानुक्रम लगाना है। देखिए नाम क्या दिया है, अभिनंदन, विमलनाथ, मुनिव्रत नाथ, पद्म प्रभु, इस हिसाब से आपको लगाना है। तो जो अभिनंदन नाथ थे वो चौथे तीर्थंकर थे, जबकि पद्म प्रभु जो थे वो 6वें थे। और अगर हम बात करें विमल नाथ की तो शायद ये 13वें ही थे, और मुनि सुब्रत जो थे वो 20वें थे। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहीं मिल रहा है 14, नहीं तो उल्टा लगाना पड़ेगा 3। देखिए कौन सा आंसर बन रहा है, 84 नंबर, 1 4 2 3, ए ऑप्शन तो बन रहा है, सही तो है। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। 85, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं। कंबोज की राजधानी हाटक थी या नहीं थी, तो बिल्कुल सही है, थी। अस्मक की पोटन थी, जिसको पोटल भी बोलते थे। सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी न होकर मथुरा थी, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में किस राज्य के विरुद्ध था, तो कलिंजर के विरुद्ध था। ये कलिंजर है, इसको कलिंजर कर लीजिएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर, यानी कलिंजर कहाँ पे है, हमने पहले भी आपको बताया, बुंदेलखंड के भूभाग में स्थित है। बुंदेलखंड आज का जो है कलिंजर के नाम से जाना जाता था। इसी अभियान में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 22 मई 1545 के आसपास शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पहले जो है उसने कलिंजर पर अधिकार कर लिया था। अब बात आती है निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। देखिए कन्नौज का युद्ध है, सबसे पहला आता है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का जो युद्ध था वो हुआ था 1540 में। कब, 1540 में, 17 मई 1540 में। उसके पहले चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब, 1539 में। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब, 1565 में। खानवा का युद्ध की अगर बात करें तो 1527 में हुआ था। कब, बाबर और राणा सांगा के बीच। अब इसके हिसाब से आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 27 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद 39 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। चांदी, रजत मतलब चांदी की मुद्रा नहीं थी। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो जो रूका थी, रूका ये तांबे की मुद्रा थी। कैसी थी, तांबे की मुद्रा थी। चलती तो चारों थी उनके साम्राज्य में, लेकिन जो रूका थी वो तांबे की मुद्रा थी। बाकी लारी, टका और रुपया जो थी वो रजत मुद्रा थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो आपको बता दें, राजा शिव प्रसाद। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसको सितारे हिंद के नाम से जानते हैं, 1888 में उनके साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना बनारस में की थी। कहां पे की थी, बनारस में। कब की थी, 1888 में। किसके साथ मिलकर, राजा शिव प्रसाद जो बनारस के राजा थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद स्वामी की अध्यक्षता में, यानी ये आप जानिएगा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का निर्माण हुआ था और एनजी रंगा को पहला था। फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में इंडिया किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का निर्माण हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को इसका पहला महासचिव बनाया गया था। इसको एनजी रंगा, कहां के थे, आंध्र प्रदेश के थे, इनको सचिव बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, फिर से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित। सबसे पहले ये जान लीजिए, जितने कार्यक्रम हमको दिख रहे हैं ये डलहौजी के समय के दिख रहे हैं। डलहौजी का जो कार्यकाल था 48 से 56 तक था। 1848 से कब तक, 56 तक था।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो विलय, अगर सिक्किम के विलय की बात करें तो 1850-51 की बात है, 1850 से 51 या 52 की बात है। झांसी के विलय की बात अगर हम करेंगे तो 1853 हो जाता है। उसके बाद पंजाब के विलय की बात करें तो 1849 में पंजाब का विलय डलहौजी ने किया। बर्मा के विलय की बात करें तो 1852 है। इस हिसाब से अगर आप आंसर लगाएं तो आपका आंसर 3142 हो जाएगा सीधे सीधे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास 1918 ये गलत है क्योंकि ये भी 1926 ही है, नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन सही है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं। 93 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। 93 में पूछा है, कथन कारण कथन दे दिया है, 2 कथन दे दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो दिया है महात्मा गांधी ने नमक को कानून को तोड़ने पर विरोध में सजा नहीं दी गई थी क्योंकि गांधी जी जेल गए थे, तो ये गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, बिल्कुल सही है, यानी 0.2 सही है आपका, केवल 2 सही है। किस राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? 213। राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है, राज्यपाल 213 के तहत जारी करता है। तो आप इसको सीधे सीधे लगा सकते हैं आंसर। पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ पे केवल एक आपका आंसर सही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश से नहीं, संसद के नियम से नहीं, एक विशिष्ट प्रस्ताव से, संघीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है, ये भी गलत है, तो तीनों गलत है, ये आपका सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। दांडी यात्रा पूछा है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी, 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 को। और 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हो गया था। पूना समझौता की अगर हम बात करें तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, और सांप्रदायिक जो घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। इसके पहले वाले पेपर में हम ये सब बता चुके हैं, 1932। अब देखिए यहाँ पे 12 मार्च 1923 है, एक आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है सीधे सीधे 5 मार्च 1931 है, तो 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 26 सितंबर है, ये अगस्त है, तो पहले 3rd आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 14-32 जहां पे होगा वहां पे आपका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 98, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSME की नई परिभाषा घोषित की, बिल्कुल सही है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी है। तो यह नई जो परिभाषा है वो 1 जून 2020 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी। ठीक है, उसके बाद अगला है नई परिभाषा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में इकाइयों का वर्गीकरण एक समान सूत्र अपनाया गया है, बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 आपका सही है, 2 गलत है क्योंकि जुलाई में अपनाया जाना है। राजस्व तटस्थ दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाल ही में समाचारों में था, वह संबंधित है। एक चीज आपको बता दें, राजस्व तटस्थ दर जो है वो जीएसटी से संबंधित है। राजस्व तटस्थ दर जो है वो किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। विभिन्न जो कर होते हैं जीएसटी में शामिल करने के उपरांत सीजीएसटी और एसजीएसटी के दरों में इस प्रकार उनको समायोजित किया जाता है कि राजस्व जो संग्रहण हो नकारात्मक रूप से प्रभावी न होने पाए। इसी समायोजन को राजस्व तटस्थ दर के नाम से जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आप जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थेसम टिक्टोरियम है। ठीक है, कार्थेमस टिक्टोरियस है, कार्थेमस टिक्टोरियस इसका बॉटनिकल नेम है कुसुम का। थोड़ा सा थकावट लग गई इसलिए इधर उधर हो रहा है, तो
परेशान मत होइएगा। 102 में आते हैं। पूछा है यहाँ पे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तकनीकी कुछ परियोजनाएं जब प्रारंभ की गई उस हिसाब से राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, जो नवोन्मेषी परियोजना है ये 2005 में शुरू की गई थी। और कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये तो बहुत पुराने हैं, 1974, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998 में। और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1979 में शुरू किया गया था। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है रोजगार के अवसरों के लिए, रोजगार के सृजन के लिए। 104 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्योग के लिए किया जा सकता है? देखिए एक चीज आपको बता दें, भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित किस वर्ग हेतु लाभकारी है? देनदारों के लिए लाभकारी है। पहले ही आपको बता दे रहे हैं देनदार जो होते हैं इसमें देते हैं वो लाभकारी होते हैं। ठीक है। ऋणदाता को इसमें हानि उठानी पड़ती है हालांकि, लेकिन देनदार जो होते हैं वो लाभ में होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 106 पूरा नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 107 की तरफ चलते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपको बता दें गुलाबी गैंग संपत पाल, गुलाबी गैंग आंदोलन की जो संस्थापक है संपत पाल हैं। ये महिलाओं का एक समूह है जो 2006 में बांदा जिला उत्तर प्रदेश में महिला आंदोलन के रूप में सक्रिय हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 108, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न ये है ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है जीपीओ लखनऊ को। ठीक है, इसको जीपीओ लखनऊ को, ये आंसर आप लगा लें। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन सा। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। अवध के नवाब में राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें फुर्सतगंज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फुर्सतगंज में स्थित है। फुर्सतगंज में। प्रश्न नंबर 11, यदि आप 1 से 100 तक सारी संख्याएं लिखेंगे तो 3 कितनी बार पाएंगे? प्रश्न नंबर है। अच्छा, 1 से अगर 100 तक संख्याएं लिखनी है तो 3 किसमें आएगा? आप जानते हैं सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो 3 में आएगा, फिर 13 में आएगा, 23 में आएगा, ऐसे 33 में आएगा, फिर 43 में आएगा। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे तो ये 10 बार आएगा। उसके बाद 30, 31, 32 जब आप करते जाएंगे तो फिर 10 बार आएगा, यानी 20 बार आएगा। आप निकाल लीजिएगा, ये मैंने जोड़ लिया है, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्प हैं जिसमें समूह से संबंधित नहीं है, उत्तर लगाना है। यहाँ पे वृत्तचाप, टीवी स्क्रीन, पुस्तक कवर, लैपटॉप और चार्जर। यहाँ पे तो मुझे लगता है लैपटॉप और चार्जर सबसे अच्छा आंसर है, जो कि तीनों से अन्य से भिन्न लग रहा है एकदम। 113, यक्स वाई का भाई है, वाई का पिता आर है, टी एस का भाई है, एस एक्स का मामा है, टी आर का संबंध क्या है? तो इसमें आप लगा लीजिएगा, बहरहाल पति आंसर आ रहा है, जो आंसर माना गया है पति है। आप इसको सही सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 114 में जरा सा देखते हैं। देखिए इसमें 14 में क्या हो रहा है, निम्नलिखित में लुप्त अंक, आपको यहाँ पे लुप्त अंक ज्ञात करना है। इसने पूछा है 4, 5, 6 दिया है, 2, 3, 7 दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर आप सबका स्क्वायर करके जोड़ें, जैसे 4 का स्क्वायर
कर दीजिए, 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो 21 हो जा रहा है सीधे के सीधे। उसके बाद यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, तो 98 आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 94 आंसर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो जरा सा त्रिभुज आपको बना के हम दिखाई देते हैं कैसे त्रिभुज 115 में बना था, क्योंकि हम बना नहीं पाए तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं। इस तरह कुछ त्रिभुज बने थे, ठीक है। त्रिभुज में कुछ इस तरह का बना हुआ था और पूछा था त्रिभुजों की संख्या। देखिए ये यहाँ पे लगेगा, तो हाथ से बना रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, इस तरह बना हुआ था। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा था, तो आप काउंट करके निकाल लीजिएगा। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 24 त्रिभुज आएंगे। तो आप इसको सही से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। रीजनिंग है, एक आदमी की तस्वीर की संकेत करते हुए संजय ने कहा, इसकी मां संजय मान लीजिए यहां पे हैं, ठीक है। संकेत करते हुए कहा, एक आदमी की तरफ संकेत कर, इसकी मां मेरे पिता, यहां पे आप पिता लिख लेंगे, मेरे पिता के पुत्र यानी संजय की पत्नी है, यानी इसी की पत्नी हो गई। मेरी ना तो कोई भाभी, बड़े भाई की पत्नी, और ना कोई बहन है, तो संजय का इस तस्वीर से क्या संबंध है? आदमी मान लीजिए ये है, तो संजय के पुत्र की तस्वीर सीधे सीधे हो जाएगी, तो यानी पुत्र की तस्वीर हो गई। प्रश्न 17 में अगर आप देखेंगे तो लुप्त स्थान पे क्या आएगा पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 17 में लुप्त स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे कुछ इस तरह बना हुआ था। देखिए हम आपको प्रश्न नंबर थोड़ा सा 17 भी बना के दिखा देते हैं, क्योंकि ये सब बनाना मुझे लैपटॉप में आता नहीं ठीक से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना था, यहाँ पे लिखा 17, यहाँ पे लिखा 18, यहाँ पे 1225, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 729। ये इसी प्रश्न का भाग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा था 19, यहाँ पे लिखा था 4, यहाँ पे लिखा था प्रश्न मार्क। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना था। ये ऑप्शन आपके ABCD मैंने लिख दिया है, तो आपको बताना था। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे 17 प्लस 18 का अगर आप स्क्वायर सीधे सीधे करेंगे तो मतलब 17 और 18 जोड़ के कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर 1225। ऐसे ही 13 14 अगर आप जोड़ेंगे तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। ऐसे ही 19 और अगर आप 4 जोड़ लेंगे 23 आ जाएगा। 23 का जो स्क्वायर हो जाएगा 529 हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में हैंड को ये लिखा गया है तो मिल्क को क्या लिखा जा सकता है? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हंस हो रहा है, यस जा रहा है, मतलब उल्टा होता है हंस का। एज हो रहा है, एजेड, जैसे उल्टा लिखना हो, एज होता है, बाय होता है, सीक्स होता है, DW होता है, इस तरह चलते हैं ना। ए का उल्टा जे, बी का उल्टा सी का उल्टा, ऐसे ही एच का उल्टा यस होता है, एन का उल्टा एम होता है, मतलब सबका उल्टा सीधे सीधे लिख दिया गया है। तो अगर एम का उल्टा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, एन, आई का उल्टा होता है आर, एल का उल्टा होता है ओ, और के का उल्टा होता है पी। आप उल्टा लिख के देख लीजिए, मतलब कैसे उल्टा आपको लिखना है। ABCD लिखते जाइएगा सीधे सीधे, और ऊपर से जेड से शुरू कर दीजिएगा, वाई एक्स, इस तरह करते चले जाइएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पे पूछ रहा है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, सही है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, सही है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्यवर्ती से, सही है। भारत के लिए सामरिक दृष्टि मत, सभी सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। जब बड़ा प्रश्न हो तो आप समझ जाइए कि डी ही सही होगा। अगला, नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। कितने? 4 देश शामिल हुए थे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो नवंबर 2020 में हुआ था, इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए थे, ठीक है। अगला 2017 का मेंस पेपर जल्दी ही सॉल्व करके आपके सामने लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।